Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हैं। दोस्तों, जो विद्यार्थी 2024 या 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेके आया है एक बहुत ही यूनिक ऑफर, जिसमें आज की डेट में हम आपको 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप 2024, 25 या 26 की तैयारी करते हैं, ये डिस्काउंट आपको आइकॉनिक और आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन दोनों पे मिलेगा। दोस्तों, PAVIAS कोड का प्रयोग करके इस सब्सक्रिप्शन को लीजिए और जानिए इस वीडियो में मेरे साथ कि यूपीएससी की 2024 की तैयारी आगे की कैसे करनी है। तो आइए हम जानते हैं इस चीज़ को और गहराई से। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है पवनीत सर, जो कि हमारे साथ चर्चा करेंगे 2024 के यूपीएससी सीएसई की स्ट्रेटजी पर। सो हेलो सर। हेलो जी। वेलकम। हाँ जी सर, तो आप कुछ बताइए सर, 2024 के लिए जो बच्चे एस्पायर कर रहे हैं उनको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए? देखो, मैं हमेशा से ये बात मानता हूँ कि बच्चे को कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए ये सोच के कि 2024 में तैयारी करनी है, 24 का पेपर है तो समय है। तो आपको अपने मन में एक चीज़ पहले ये लेके चलना है कि समय कम है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। Yes, तो sir. कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण आपको तैयारी जितना जल्दी हो पाए शुरुआत कीजिए। Correct. और जब भी आप डिसाइड करते हैं तैयारी करने का, तो कोई बेसिक रूल्स होते हैं जो तैयारी के दौरान हर एक बच्चे को मेरे हिसाब से फॉलो करने चाहिए, जिनके बारे में हम आज आपसे चर्चा भी करेंगे और हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि भाई क्या क्या वो तरीके हैं जो आपको अडॉप्ट करने चाहिए और या फिर नहीं करने चाहिए। उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको चीज़ें और बेहतर समझ आएंगी। और 2024 के लिए आपका डिपेंड करता है कि भाई आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं या आप कॉलेज गोअर हैं। तो जब भी आप एक फर्म डिसीजन लेते हैं कि हमें अब तैयारी शुरू करनी है, उस टाइम के बाद फिर थोड़े से ग्राउंड रूल्स हैं जिनको आप डिसओबे नहीं कर सकते। तो वो चीज़ जाननी सबसे ज़रूरी है। तो मेंटल मेकअप अगर आप रेडी रखो टू बिगिन विद कि हमें अब इस मंथ से तैयारी शुरू करनी है, तो दैट इज़ द फाइनल डेट टू बिगिन विद, पहली बात। हाँ। सर, जैसा कि आपने बोला कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, तो जैसे कि सर कौन से अब फंडामेंटल रूल्स हैं? ग्राउंड रूल, फंडामेंटल रूल्स मैं ये कहूँगा जैसे कि भाई दो चार ना एरर्स होते हैं कि पहले क्या होता है कि जब बच्चा तैयारी शुरू करता है तो बहुत ज़्यादा क्योंकि नॉलेज नहीं होती, तो क्या करते हैं वो लोग बेचारे यूट्यूब वगैरह पे जाके जो है वो रॉयल एंट्री की वीडियो देख रहे हैं। यस सर। डे इन दी लाइफ ऑफ वन IRS IPS, लबासना की वीडियो देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से बच्चों को बहुत दिलचस्पी होती है। यस सर। और आपको ये चीज़ याद रखना है यार कि आप IAS बनने आए हो, आपको कोई प्लेजर यहाँ पर सीख नहीं करना ये सब चीज़ें देख के। तो सबसे पहले तो आपको माइंडसेट अपना जो फंडामेंटल रूल नंबर 1 है वो ये याद रखना है कि आप यहाँ पर एक बड़े सीरियस एग्जाम की तैयारी करने आए हो। यस। और वो सीरियसनेस होने के कारण आपको ये जो मैं जनरली कहता हूँ कि बचकानी चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। यस सर। और दूसरी बात ये है कि मैं जनरली ये भी बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस को भी मत देखिए। उसका भी एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डाउट सा पैदा हो जाता है कि अब इतनी सारी देखनी तो हम करेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कीजिए और साथ में मेंटल मेकअप ये लेके चलिए कि आपको एक बहुत सीरियस एग्जाम की तैयारी करनी है। और वो सीरियस एग्जाम की तैयारी करने का मतलब है कि भाई आपको जो ये छोटी छोटी बचकानी हरकतें हैं, रॉयल एंट्री देखना, ये सब देखना, इनसे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। यस सर। लेकिन सर, जैसे कि आज आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया और डिजिटल एरा है, तो उससे बचना भी बिल्कुल ना के बराबर ही है। नहीं, देखो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बचना ना के बराबर है, बट मैं ये मानता हूँ कि एक स्टूडेंट को अगर ये चीज़ के मतलब खुद के सेल्फ कंट्रोल नहीं है उसको कि भाई कितना समय उसको सोशल मीडिया पे देना और कितना समय किताबों के साथ देना है, तो ये एग्जाम उसके लिए, तो एग्जाम अनफॉर्चुनेटली उसके लिए है। करेक्ट सर। क्योंकि ये एग्जाम सेक्रीफाइस मांगता है आपसे, एक पर्सनल लाइफ में भी, आपसे एक तरीके से सोशल लाइफ में। करेक्ट सर। मैंने इसीलिए आपको ये स्टार्टिंग में बोला कि मेंटल मेकअप होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब जो आज की डेट में मैंने देखा है कि जो 19-20 साल के छोटे छोटे बच्चे टाइप के लड़के आ जाते हैं तैयारी करने। बिल्कुल सर। मेंटल मेकअप वैसा नहीं होता है, क्योंकि अभी क्या है कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है अभी, मतलब एकदम जो एक तरीके से मटर का दाना बाहर निकला है वैसा हालात है, से बाहर आए हैं बस अपने। तो थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं मतलब ये जो है एग्ज़ाम बड़ा आसान टाइप का है, इजी है, पप्पू टाइप चीज़ें हैं, यूपीएससी में कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत अप्रोच है। सीरियस एग्जाम है, डेडिकेशन बहुत मांगता है आपसे। लेकिन सर, यूपीएससी तो खुद ही 21 ईयर्स एज इसकी लिमिट बनाती है। यूपीएससी 21 ईयर्स की लिमिट इसलिए भी बनाती है क्योंकि उसके हिसाब से सोसाइटी में जब तक आदमी 20-21 साल का होता है तो मेंटल कॉम्पिटेंस हो जाती है। बट
यूपीएससी ये असम्पशन लेके चलता है कि मेंटल कॉम्पिटेंस होगी। करेक्ट जरूरी नहीं है कि मतलब वो चीज़ सोसाइटी में रियलाइज हो। करेक्ट सर। क्योंकि सोशल मीडिया के एज में आज की डेट में जहाँ पर लोगों को फिल्म स्टार के कपड़े देख के अगर आश्चर्यजनक चीज़ें मिल रही हैं और खुशी Yes, प्राप्त हो रही है, तो आप सोच लीजिए कि वो सोसाइटी उस लेवल से इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप देखिए मेंटल मेकअप बना के रखो कि यार एक सीरियस एग्जाम है जिसकी तैयारी आपने करनी है। एंड जिस दिन भी आप डिसाइड करते हो कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, तो उसके बाद आपको ये जो नंबर 1 चीज़ है रॉयल एंट्रियाँ देखना, ये जो नंबर 2 चीज़ें हैं कि लबासना के अंदर क्या चल रहा है, देखो लबासना के अंदर क्या चल रहा है आपको इतना इंस्पायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लबासना के अंदर जाके कल को आपको वो चीज़ करनी है, आपका एंड गोल वो होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भाई मैं वही जैसे अभी मैंने भी आपको बोला कि बहुत ज़्यादा 1000-2000 स्ट्रेटेजी वीडियोस मत देखिए, क्योंकि मैंने जितना जनरली एस्पिरेंट से इंटरेक्ट किया, अक्सर बच्चे यही बताते हैं कि सर हमने 40 लोगों की स्ट्रेटेजीज देखी, 50 लोगों की स्ट्रेटेजीज देखी, बट घूम फिर के उनके पास कुछ होता नहीं। करेक्ट। उसके बाद भी वो भटकते भटकते इधर उधर आ ही जाते हैं आपके पास। बिल्कुल सर। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस एग्जाम डिमांड्स अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। तो मेंटल मेकअप इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने कहा कि लोग जैसे 100 मुंह 100 बातें, 100 लोगों की स्ट्रेटजी देख के अपनी स्ट्रेटजी कुछ बनाते नहीं है और भटकते रहते हैं, Right. ऐसी 4-5 अटेम्प्ट अपने वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो क्या सर कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स हैं जो सबकी स्ट्रेटजी में कॉमन होंगे, ये सबकी एक अपनी यूनिक स्ट्रेटजी होती है इस एग्जाम को लेके, या कुछ ऐसे की एरियाज हैं जो की प्रिंसिपल्स हैं जो सबके लिए कॉमन होंगे, चाहे वो टॉपर हो चाहे फेलियर हो, बट वो सबने किया है? देखो मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि पहले अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम निकालना पॉसिबल है, और ये पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकलेगा या आखिरी अटेम्प्ट में निकलेगा या निकलेगा ही नहीं ना, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या किया। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा यार, जो भी आपका पहला साल है ना प्रिपरेशन, यस सर, उस नींव के दौरान अगर आपने अंबुजा सीमेंट का प्रयोग नहीं किया तो बिल्डिंग गिरेगी। करेक्ट सर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जैसे लोगों के पास एक जनरल अप्रोच नहीं होता, वो प्रभावित होते हैं बहुत सारी चीज़ों को देख के, बहुत सारे इधर उधर के वीडियोस को देख के, मल्टीपल स्ट्रैटेजी सुन के। और आजकल क्योंकि अब ऑफलाइन भी चालू हो गया है, तो ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली जो एक हब माना जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन, मुखर्जी नगर हो गया, या बाकी शहरों के अलग अलग हर जगह के अपने अपने गढ़ बने हुए हैं। तो कोरोना के कारण अब जो खत्म होने की स्थिति में आया, तो अब सारे ऑफलाइन कोचिंग्स भी रिवाइव कर गए हैं। यस सर। तो वहाँ पर भी आपको क्या है कि भैया दीदी मिल जाते हैं जो मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट वाले होते हैं, तो वो भी बेचारे ज्ञान बांटने में कोई संकोच नहीं करते। बिल्कुल सर। तो बच्चा अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूज हो जाता है। बट मेरा मानना क्या है कि देखो, आपको इस एग्जाम को एक बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से अप्रोच करना है। मैं जनरली बच्चों को एक चीज़ का गाइडेंस ये देता हूँ कि जब आप अपनी तैयारी 2024 की स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले उनको ये कहता हूँ, जो कि बड़ा ऑफ बीट टाइप है, क्योंकि जनरली लोग ऐसा नहीं कहते जो मैं कहता हूँ। मैं 2 चीज़ें उनको बोलता हूँ कि अखबार पहले दिन से मत पढ़ो। यस सर। और मैं दूसरा ये कहता हूँ कि आंसर राइटिंग तो कतई पहले दिन से मत करो। ओके सर। अब ये 2 चीज़ें बड़ी ऑड लगती हैं लोगों को। यस सर। क्योंकि अगर आपने 300 लोगों को सुना तो 299 आपको ये 2 पॉइंट करने को बोलेंगे और एक मैं मात्र जो है वो ये करने को बोलूँगा। तो लोग कहते हैं कि ये सरदार पागल है, ये ऐसी फालतू बात करता है, ये करता है। पर आप चीज़ को समझो। यस सर। मैंने आपको बोला कि पहले दिन से अखबार मत पढ़ो। क्यों मत पढ़ो? देखो, आप एक नए एस्पिरेंट हो, आपका क्या बैकग्राउंड है? आपने जैसे आपके बैकग्राउंड में आपने क्या किया है? सर मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया। अब जैसे आप देखो, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ऑनर्स किया। अब आप यूपीएससी की तैयारी करने पहले दिन आ गए। यस सर। आपने हिंदू न्यूज़पेपर उठाया, खोल लिया, क्योंकि आपने ये सुना हर जगह कि भाई हिंदू हमें पढ़ना है। यार जैसे ही आपने हिंदू न्यूज़पेपर खोला, मुझे आप एक बात बताओ ना, अब उसमें सबसे पहला आर्टिकल आया हुआ है कि अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया। दूसरा आर्टिकल है कि सूडान में सिविल वॉर चल रहा है और वहाँ पर जो है अभी परिस्थिति ऐसी है कि भारतीय फंसे हुए हैं और भारतीय नागरिकों को लाने की कोशिश है। तीसरा आर्टिकल आया कि भाई रशिया यूक्रेन पे आ गया। चौथा आ गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ अभी थोड़ी सी डाउन चल रही है, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में इतना चल रहा है। अब जब आप पहली बार जीवन में अखबार खोलते हैं और ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है इन चीज़ों, वो भी इतने डाइवर्स इशूज और कोई बैकग्राउंड नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो समस्या क्या होगी, आप पहले दिन तो अखबार खुद पढ़ने की कोशिश करोगे। यस सर। आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करोगे, पर वो हो नहीं पाएगा। बिल्कुल। 5, 7, 10 दिन आप ये करोगे हरकत, उसके बाद क्या होगा कि फिर आप
इंटरनेट पे जाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको अखबार में आई हुई चीजें नहीं समझ आएंगी। अब आप अगर आज जीवन में पहली बार अखबार खोल रहे हो यस सर, और देख रहे हो कि सूडान में एक क्राइसिस चल रहा है, अब आपको मालूम नहीं है, आधे लोगों को ये भी नहीं पता है कि सूडान कहाँ है, कहाँ है इसका बैकग्राउंड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है वहाँ Yes, पर, sir. ये मसले बार बार क्यों होते हैं। तो Correct. होगा क्या कि 5-7 दिन बच्चा कोशिश करता है बिल्कुल सर, अखबार पढ़ने की, बिल्कुल पर जब वो नाकाम हो जाता है तो मैंने ये देखा कि सेकंड स्टेप पे बच्चा आता है इंटरनेट पे रिसर्च करने का। यस सर, अब जब वो इंटरनेट पे रिसर्च करता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि उस इंटरनेट रिसर्च के दौरान बच्चा अक्सर नंबर 1 विकिपीडिया पे जाता है। देखो, विकिपीडिया एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। yes, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसको कोई भी एडिट कर सकता है। मैं अगर जाके आज बोलूं कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ था, 1947 में नहीं, तो विकिपीडिया मुझे नहीं चैलेंज कर सकता। यस सर, तो वहां पर आप ये है कि मतलब वो 10-12 दिन पढ़ा रहेगा, उसके बाद उसको कोई री एडिट कर देगा। करेक्ट, पर जो 10-12 दिन जितने लोगों ने पढ़ लिया उनके हिसाब से मानसिकता तौर से यही हो जाएगी कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ, बिल्कुल और जो चीज़ गलत है। बिल्कुल सर, अच्छा, अब दूसरा क्या है कि बच्चे को अगर हम बोले कि विकिपीडिया नहीं देन व्हाट, तो वो भी नहीं मालूम है उनको। तो होता क्या है कि बच्चा ना पहले स्टेज में कोशिश खुद करी, दूसरे स्टेज में विकिपीडिया प्लस इधर उधर के अदर आर्टिकल्स पढ़े, तीसरे स्टेज पे वो क्या करता है बेचारा, हार मान के 1 महीने के बाद किसी कोचिंग के बने बनाए वेबसाइट पे चला जाता है। वहां पर उसको एकदम रेडीमेड मसाला होता क्या है कि सजा हुआ, उसमें डिब्बे डुब्बे बने हुए, बुलेट कलर्स बने हुए, मैप बनी हुई, तो उसको लगता है कि मेरे को जीवन का ब्रह्मास्त्र मिला बस यही है कि भाई यही करंट अफेयर है। अच्छा, अब होता क्या है कि वो बिना किसी बैकग्राउंड के जब आप वो आइसोलेटेड कंपार्टमेंटलाइज्ड आर्टिकल्स पढ़ने लग जाते हो, कोई तो कोहेरेंसी नहीं, कोई कोहेरेंस आपके प्रिपरेशन में नहीं आता। करेक्ट। तो इसी रीजन से नंबर 1 मैं जनरली ये बोलता हूँ कि भाई पहले दिन से अखबार बिल्कुल मत पढ़ो, बिल्कुल, क्योंकि आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है बेसिक बैकग्राउंडिंग का। मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान की बात बता रहा हूँ यार, कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तो मैं एक ऑफलाइन कोचिंग में गया था दिल्ली के। तो उस ऑफलाइन कोचिंग में जो चीज़ मैं आज तक नहीं भूला, मेरे को लगभग 13 साल हो गए उसके बाद जी। और वो बड़ी यूनिक चीज़ ये थी कि उस कोचिंग में पहले 15 दिन उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करवाई हमें। अच्छा, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, और 15 दिन उन्होंने सिर्फ हमारे को एक बैकग्राउंडर क्लासेस कॉन्सेप्ट चलाया। ओके। और वो बैकग्राउंडर क्लासेस में क्या किया उन्होंने कि जो पिछले 3-4 महीने के इशू न्यूज़ में चल रहे थे जी, जैसे हमारे टाइम पे 2009 में अरब पैलेस्टीन इशू चल रहा था, Yes, sir. नक्सलाइट वायलेंस बहुत होता था। करेक्ट, आप मानोगे नहीं कि उन्होंने हमारे को 15 दिन उस प्रकार के सारे जितने इश्यूज थे उनके बारे में हमें नॉलेज दी थी। ओके, और उन्होंने कहा कि अब हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है। वो चीज से इतना फायदा हुआ हमें। यस सर। और हमारे टाइम पे तो क्योंकि पेपर का पैटर्न अलग था 2008-9 में, तो अब वो चीज काम नहीं आती, पर वो थॉट प्रोसेस को समझिए आप कि कितना गहरा थॉट प्रोसेस था कि बैकग्राउंडर क्लासेस देने से बच्चे का न्यूज़पेपर रीडिंग इफेक्टिव हो गया। करेक्ट, इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। अब हमें नए लड़के थे, अब मैंने जैसे मैनेजमेंट का एजुकेशन किया हुआ बैकग्राउंड में, अब अच्छा, मैं वहाँ पर बैठा हूँ और मेरे सामने सडनली बात हो रहा है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का भी, और हम लोग मैनेजमेंट थ्योरी पढ़े बैठकर इजराइल पैलेस्टीन सीख रहे हैं, तो एक नई चीज सीखने को मिली। बिल्कुल सर। फिर नक्सलाइट प्रॉब्लम, तो हमें पहली बार पता चला कि यार एक नक्सलाइट में और एक टेररिस्ट में क्या अंतर होता है। हमें तो लगता था जो वायलेंस कर रहा है वो सब टेररिस्ट है। तो ये जो उन्होंने किया वो बहुत अच्छा था। तो ये रीजन से मैं जनरली बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई आपको अखबार एकदम से प्रिपरेशन में स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना, वो नहीं रिक्वायर्ड है। और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि आंसर राइटिंग नहीं करनी, क्योंकि एक ये मतलब प्रोपोगेंडा है कि आंसर राइटिंग पहले दिन से करो। यार आप मुझे ये बताओ कि जीवन में जब तक आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है, उसको 4 से 5 बार रिवाइज नहीं करा है, आप उसका आंसर क्या लिखें? यस सर। अच्छा, बच्चे मेरे को काउंटर करते हैं और मैं उनको दोष नहीं देता इसके बारे में, क्योंकि वो बेचारे प्रोपोगेंडा के नैरेटिव के शिकार हैं। तो इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करना जरूरी है यार कि प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा कहता है कि सर आंसर अगर मैं पहले दिन से ना लिखूं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, और अगर मैं लिखूं तो समस्या क्या है। देखो, ना लिखो तो आपके लिए बहुत बेहतर है, वो बेहतर क्यों आप समझोगे, लेकिन लिखोगे तो समस्या क्या है। अब आपको आज का एक उदाहरण देता हूं मैं कि भाई आपने अखबार में पढ़ा कि अमृतपाल सिंह अरेस्ट हो गया, अब उसको लेके एक एडिटोरियल आएगा न्यूज़पेपर में 1-2 दिन में। अब ये जो वेबसाइट वाले होते हैं ना, अक्सर ये क्या करेंगे, उसी एडिटोरियल को लेके उसको बुलेट पॉइंट में डाल देंगे। ठीक है, उससे पहले एक ऊपर हेडिंग दे देंगे बैकग्राउंड, उसके बाद वे फॉरवर्ड करके वो डाल देंगे। साथ में कुछ डिब्बा डुब्बा बना देंगे, अमृतपाल का चित्र बना देंगे, मोदी जी का चित्र लगा देंगे, अजीत डोवल बीच में डाल देंगे, बस ये
तो बच्चे को बड़ा रोमांचक लगेगा देखने में कि यार नहीं, बड़ी हसीन चीज है, एकदम रंगीन जीवन चल रहा है मेरा। अब दिक्कत क्या है यार कि आपको पंजाब के खालिस्तान टेररिज्म का, खालिस्तान की प्रॉब्लम का कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं। आपको ये तक नहीं पता कि अमृतपाल को खालिस्तान 2.0 क्यों कहा जा रहा था। अब आपने वो शब्द वहां पर सुन लिया, आर्टिकल में लिखा होगा। अब वो क्या करते हैं ये अक्सर वेबसाइट वाले ना, कि मैंने देखा है कि वो उस आर्टिकल के नीचे एक क्वेश्चन दे देते हैं। अच्छा, कई तो एक लेवल के आगे भी चले जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई क्वेश्चन मतलब बच्चे को बोलते तुम खुद ही बना लो। वो तो मतलब अब सोचिए कि यार एक नया लड़का, आपने मैथमेटिक्स किया, अब आपको अगर मैं बोलूं अमृतपाल पे क्वेश्चन खुद बना लो, आप कैसे करोगे? बिल्कुल सही। तो वो भी एक पागलपन है मार्केट में, बट जनरली क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब विदाउट बैकग्राउंड नॉलेज जब आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपकी क्या टेंडेंसी रहती है? आपकी टेंडेंसी ये रहती है कि वो ऊपर पैराग्राफ जिसको वो बुलेट पॉइंट में लिखा उसको रिप्रोड्यूस करना, उसको रिप्रोड्यूस करो। और बच्चा क्या करता है कि जब वो अपनी तैयारी चालू करता है और ये आंसर राइटिंग का जो ये नॉर्मली स्कैम जिसको मैं कहता हूँ वो करने की कोशिश करता है, उसमें क्या होता है, वो उसी ऊपर लिखित पॉइंट्स को कहीं ना कहीं नीचे जॉट डाउन करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ना उसको आगे समझ में आना, पीछा कुछ नहीं समझ आया। अब आपने क्या करा, आपने अपने ब्रेन को पहले दिन से ट्रेन ऐसा करना शुरू कर दिया कि मैं सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करूंगा। बिल्कुल। और आपका अगले 4-6 महीने पूरा ब्रेन ट्यून हो गया इस चीज में कि कॉपी पेस्टिंग ही करनी। आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी मारी गई, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी मारी गई। अच्छा, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट समझो, खालिस्तान का यदि आपने अमृतपाल का एक आर्टिकल अगर पढ़ लिया, अब उसके बाद आपने एक आंसर भी लिख लिया, तो आपको तो डबल रीइंफोर्समेंट हो गया, क्योंकि आपने आर्टिकल भी पढ़ा फिर आंसर भी लिख लिया। अब प्रॉब्लम पता है कब आती है? प्रॉब्लम आती है जब अमृतपाल जैसे बंदे को लेके अगर मान लीजिए 4 महीने के बाद दोबारा एक आर्टिकल आएगा अखबार में और उसमें मान लीजिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन होगी, आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में खालिस्तान को लेके वो 10 कीवर्ड्स बैठ गए, वही बैठ गए। तो आपका क्या होगा कि अब ब्रेन रिजेक्ट करेगा न्यू इन्फॉर्मेशन। और आप सोचिए कि यही बच्चा जब इवेंचुअली 2 या 3 अटेम्प्ट देगा, तो ये तीसरे अटेम्प्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या करेगा कि जब ये मेंस की भी आंसर लिखेगा, इसके आंसर में कोई डेप्थ नहीं होगी, बट सिर्फ वो कीवर्ड ड्रॉपिंग करके आएगा, जैसे वो चिड़िया बीट गिराती है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि बच्चे जब मेंस एग्जाम देने जाते हैं तो 50% बच्चा मेंस एग्जाम देने नहीं जाता, चिड़िया की बीट गिराने जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वर्ड का ड्रॉपिंग कर रहा है। बिल्कुल सही। आपको लगता है कि यूपीएससी आज की डेट में आपको आईएएस यार सिर्फ 10 कीवर्ड्स के हिसाब से बनाएगा? आर दे दैट स्टूपिड? दे आर नॉट। यस सर, दिस इज द प्रॉब्लम। ये बच्चे समझते नहीं है यार। मेरे को गाली इसीलिए पड़ती है कि मैं सच्चाई की चीज बोल रहा हूँ। यस सर, बिल्कुल। और मेरे को गाली इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं मार्केट के खिलाफ ये बात बोल रहा हूँ। लोगों का धंधा चल रहा है इससे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोग कह रहे हैं यार तू हमारे धंधे पे लात मार रहा है। मैं कह रहा हूँ यार तुम्हारे धंधे पे कौन लात मार रहा है भाई? तुम बच्चे का भला सोच रहे हो। तुम धंधा करो, लेकिन धंधा करने से कम ये तो इंश्योर करो कि जिसके थ्रू तुम धंधा कर रहे हो उसको तो कम से कम अकाउंटेबल रहो। करेक्ट। किसी के भविष्य से तो मत खेलो ऐसे यार। इनफैक्ट सर, यूपीएससी के जो क्वेश्चंस भी हैं वो ये इंडिकेशन दे रहा है यूपीएससी कि हम वो नहीं चाहते हैं। वो ड्रॉपिंग जो वर्ड आप बता रहे हो बर्ड की, वो भी एनालिटिकल क्वेश्चन है, कनेक्टिंग लिंक्स चाहते हैं वो। यार आप देखो क्वेश्चन आया 2021 के पॉलिटी के क्वेश्चन आया कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। इसमें बच्चे को कुछ नहीं मालूम है। करेक्ट सर। उसको यही नहीं पता है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर फ्रेज का मतलब क्या है। अब वो क्या है कि भाई घर से रट के गया है स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्पीकर का रोल, स्पीकर जो है लोकसभा सेक्रेटेरिएट का अगर हेड होगा तो वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर ड्यूटी कर रहा होगा लोकसभा की तो वो आंसरेबल ये होगा। ये इस तरीके से वो जो 10-12 आपके दिमाग में केसिंग्स बनी हुई, आप जाके बस उनको वहां पर निपटाओ। बिल्कुल सर। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यू आर नॉट एड्रेसिंग यूपीएससी क्वेश्चन। आप उसको बोल रहे हो देख तेरा क्वेश्चन तेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे को जो मालूम है ना तेरे को वो सुनने का है बस। मुझे तेरे से कुछ नहीं लेना देना कि तेरा क्वेश्चन क्या है। तूने क्वेश्चन पूछा, तेरी प्रॉब्लम है, तेरे को नहीं आता है यार, मेरे को क्या लेना देना। मेरे को जो आता है वो पूछ। 99% बच्चा यार इस रीजन से फेल होता है एग्जाम। करेक्ट सर, करेक्ट। और जिस दिन ये लोग जान जाए ना इस चीज को, मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों की प्रिपरेशन पहले दिन से सुधर जाएगी। ये एग्जाम टफ नहीं है। जो ये हमने पूरे एग्जाम के प्रोसेस में ये पागलपन बना रखा है ना, यस सर, दुकान चलाने वाला काम कर रखा है लोगों की, ये बंद करना जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम। यस सर। तो सर न्यूज़पेपर और उन सब पे थोड़ा और बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। सर ये बताइए, जैसे अगर कोई 24 के लिए स्टार्ट करना चाह रहा है तो उन्हें किस सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी चाहिए? कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वो पहले पिक करे और स्टार्ट करे अपनी प्रिपरेशन? देखो 2 चीजें आपको क्लियर हो गई हैं कि भाई आपको पहली बात तो अखबार पहले दिन से नहीं पढ़ना और दूसरा आंसर राइटिंग पहले दिन से नहीं करना।
बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम कौन से करें क्या? सब्जेक्ट से क्या करें। मैं जनरली बच्चों को एडवाइस ये देता हूँ कि आप 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करने, मतलब 3 सब्जेक्ट आपको पहले करने। स्टार्ट आप उन 3 में से किसी से भी करो, पर 3 पहले करो। कौन से? वो है पॉलिटी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, मैं ये 3 सब्जेक्ट बोलता हूँ कि पॉलिटी, ठीक है। इकोनॉमी ठीक और है। इंटरनेशनल रिलेशन, ये तीनों हमारे सिलेबस के सब्जेक्ट हैं। ठीक है। पहले आप ये करो। बट सर ऐसे ही यही क्यों सर? क्योंकि ये तो बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए। जैसे मेरे जैसा बच्चा है, कोई मैथ्स पढ़ के आया या कोई इंजीनियर है, तो ना उसने इकोनॉमिक्स तो 10th में पढ़ी होगी अपनी, बिल्कुल IR का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल और पॉलिटी भी थोड़ी टेक्निकल हो गई, बिल्कुल। तो सर बिल्कुल ही टफ सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं बच्चा डीमोटिवेट हो जाए पढ़ते? देखो, बच्चा डिमोटिवेट होगा तो बच्चे में उत्सुकता एग्जाम पास करने की पहले नहीं होती। नहीं सर, फिर भी एक होना चाहिए ना कि मैं कुछ आपको तो- रीजन बताता हूँ। हाँ सर। मैं ये 3 सब्जेक्ट आपको क्यों कह रहा हूँ कि पॉलिटी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन से तैयारी चालू करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब आप अखबार खोलते हो ना, आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि अखबार आपका 80% ये 3 सब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। यस सर, या तो अखबार में पॉलिटिकल न्यूज होगी, बिल्कुल सर। या इकोनॉमिक न्यूज होगी, या इंटरनेशनल न्यूज होगी। यस सर, अब आप ये कह दो कि सर अखबार में इन्वायरमेंट को कोई आर्टिकल आ गया, यार मन से ना वो तो है ही सर। मन से ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या मान लीजिए इन्वायरमेंट का कभी समिट होगा दिसंबर में, तो Correct. उसके बाद आर्टिकल आएंगे, या कोई एक्सकेवेशन हुआ, वो हिस्ट्री Exactly. कल्चर का हो गया कुछ। बस। पर 80% अखबार आपका प्रतिदिन जो है ये 3 सब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। करेक्ट सर। इसीलिए मैंने जब बच्चे को ये बात बोली कि स्टार्टिंग में पहले दिन से अखबार मत पढ़िएगा, वो इसीलिए मत पढ़िएगा क्योंकि यार जब आप पहले दिन अखबार खोल रहे हो, अब आपको ये नहीं मालूम है कि भाई सूडान का क्राइसिस क्या था, लेकिन आपको ये अखबार में आ रहा है कि सूडान में हुआ कुछ। करेक्ट। फिर आप क्या करोगे कि वो एक लिमिटेड डेकोरेटेड वेबसाइट देख लोगे, वो एक पन्ने का कंपाइलेशन पढ़ लिया, तो आपने वो रट्टा लगा लिया, तो अब आपको लगा कि सूडान पे तो मैं चैंप बन गया हूँ, डिप्लोमेट से ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल पर बिल्कुल सर। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि यही चीज IR में आपने अगर पहले की होती, बिफोर यू स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो आपको IR का वो पूरा बैकग्राउंड होता है। आपको ये पता होता है कि यार अफ्रीका में मसले क्या है। बिल्कुल सर। आपको ये मालूम होता कि अगर सूडान अफ्रीका की एक कंट्री है, तो क्या सूडान में ही प्रॉब्लम है या सूडान के आसपास के देशों में भी ऐसी प्रॉब्लम है। फिर आपको ये पता चलता अगर आपने IR पहले पढ़ा होता कि इंडिया की अफ्रीका को लेके विदेश नीति क्या है, हम किस प्रकार से अफ्रीका से डील कर रहे हैं, क्या इसमें सुपर पावर्स का रोल है, क्या इसमें सुपर पावर का कोई रोल है, कोई एक्सटर्नल पावर का रोल है, अगर है तो इंडिया उसको कैसे बैलेंस करती है, कैसे नहीं बैलेंस करती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये नॉलेज अगर आपके पास पहले होगी ना, तो वो आर्टिकल जब आप अखबार का पढ़ेंगे, बिल्कुल सर, उस आर्टिकल में आपको 10% से ज्यादा नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यस सर, वही रिपीटिशन होगा जो पहले की चीज, क्योंकि आपको वो रिवाइज होगा। करेक्ट सर। और ये आपको उस डायरेक्शन में ले जा रहा है UPSC। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पर क्या है कि डब्बा ब्लैंक है, पहले दिन वो डब्बे में कचरा डाल लिए बुलेट पॉइंट वाला, और फिर डब्बे के ऊपर लीड लगा दिए कि भैया बस ये 10 बुलेट पॉइंट रख लिए, इसके ऊपर तो मेरे को जीवन में कतई नहीं कुछ करना। इस माइंडसेट से 99% जनता इस एग्जाम में हर साल फेल होती है। यस सर। अब वही ना सर, जैसे अखबार में पढ़ लिया रेपो रेट 6.5% हो गया, जब रेपो रेट ही नहीं पता आपको, तो करोगे क्या उसमें? अब आप क्या करोगे कि रेपो रेट को लेके, अब आप क्या करोगे, रेपो रेट को जाके नेट पे सर्च कर लो। बिल्कुल। और आपने रेपो रेट तो पढ़ लिया, यस सर, आपने रिवर्स रेपो रेट भी पढ़ लिया, बिल्कुल सर, पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का इकोनॉमी पे क्या इंप्लीकेशन है, सेविंग पे क्या इन्फ्लेशन से क्या लिंक है, इन्फ्लेशन से क्या लिंक है, इंटरनेशनल इकोनॉमी से क्या लिंक है, करेक्ट सर, फेडरल रिजर्व का जो एंगल है उससे क्या लिंक है। अब ये सब चीजें आपको पता नहीं होंगी ना, बेसिक्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब अंबुजा सीमेंट से आपने बिल्डिंग की नींव नहीं रखी, तो वो बिल्डिंग गिरेगी। आप 5 साल पढ़ो, 7 साल पढ़ो, आप फेल हो गई हो। बिल्कुल सर, हो सकता है बिल्डिंग बनी ना पाए, नहीं बन पाएगी। और कई बच्चों में तो बनती ही नहीं है। बिल्कुल सर। इवेंचुअली मैंने तो यार एक पॉइंट पे ये देखा है कि बच्चे एक परिस्थिति में ऐसी भी फंस जाते हैं आकर कि प्रीलिम पार कर लेते हैं। उनको मैं जनरली कहता हूँ PT मास्टर, कि मतलब PT क्या है ना कि प्रीलिम टेस्ट वो पार कर लेते हैं क्योंकि वो रट्टा लगा के रैंडम फैक्ट्स का इधर उधर PT पास कर लेते हैं। मेंस में जीवन में नंबर नहीं आते, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज दिमाग में बहुत है। करेक्ट। और वो फैक्चुअल नॉलेज की टेंडेंसी होती है कि भाई मैं मेंस में लिखूं। बिल्कुल। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर। यस सर। अब लोगों ने ये शब्द जीवन में नहीं सुना। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है? भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन सुना था, एथिक्स में चलो मॉरल शब्द सुना था, अब ये 2 शब्दों को जोड़ के पेपर 2 में सवाल दे दिया। यस सर। लोगों का पतलून गिरा हो रहा है इसमें कि इसको आंसर कैसे करें। करेक्ट सर। तो यार ये चीजें जो है ना, यहाँ पर फिर क्या होता है, बच्चा अनशंड चीज लिख के आया, फालतू सा चीज लिखेगा जो एग्जामिनर पढ़ के नंबर नहीं देगा, और खुद को तसल्ली दे लेगा 2 पेज भरा है। बस वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल सर। तो ये प्रॉब्लम परपेचुअल रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार आप पॉलिटी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस जो 3 सब्जेक्ट हैं,
अपने पहले ये 3 सब्जेक्ट, जिस दिन भी आप प्रिपरेशन चालू करते हैं यार, ये 3 सब्जेक्ट की मास्टरी पहले कीजिए। बिल्कुल सर आपने जैसा बताया पॉलिटी, इकोनॉमी और IR, तो सर इनके कुछ बेसिक सोर्सेज वगैरह अगर बच्चे शुरू करना चाहें। यार देखो, एक पॉलिटी में बहुत सारी किताबें हैं वैसे तो, और कई तो बड़ी लोकप्रिय भी, उनको लोकप्रियता का स्टेटस भी मिला हुआ है, भारत रत्न टाइप किताबें। बट मैं आपको एक साधारण सी किताब बोल रहा हूँ जिसका नाम है आर पॉलिटिकल सिस्टम बाय सुभाष कश्यप। यस सर, पढ़िए। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये नहीं पढ़नी, हम तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत से ही सब कुछ आता है। हमने सुना ये है कि लक्ष्मीकांत जो है वो बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान शरीफ है। मैं आपको कह रहा हूँ सुभाष कश्यप। अब सुभाष कश्यप को समझने की कोशिश कीजिए यार, मैं उनको नहीं जानता, ठीक है ना, मैं उनसे कभी मिला हूँ, पर अगर मैं सुभाष कश्यप का नाम ले रहा हूँ तो कहीं बच्चे को ये इंडिकेशन नहीं आना चाहिए कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हाँ, कि इसको रॉयल्टी मिल रही है उनका नाम लेके। मेरे को कुछ रॉयल्टी नहीं मिल रही यार, मुझे रॉयल्टी मिलेगी अगर आप IAS बन जाओगे ना, तो मेरे को दिल से खुशी मिलेगी। सुभाष कश्यप की किताब के 2 फायदे। पहला फायदा ये है कि यार लैंग्वेज बड़ी सरल, कोई नॉलेज ना रखने वाला आदमी भी पॉलिटी की यदि वो किताब पढ़ ले, आर पॉलिटिकल सिस्टम में, तो वो नॉलेज अच्छी रख सकता है। बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है यार कि सुभाष कश्यप की वो किताब जो है वो भारत सरकार पब्लिश करती है। यस सर, NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट। यस सर।